गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए हमारे चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन हो गया था और आज हम लोग इसका लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल रहता है, ध्यान से पढ़ेंगे 1 मार्क्स का। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कैसे निकालते हैं आपको याद है, आपने बचपन में पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम पढ़ा है ना। तो जहाँ पे उसको हम स्पीड बोलते थे, यहाँ पे उसी को रेट बोल रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे रेट का होता है, या इसको बोल सकते हैं चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम, चेंज इन टाइम। उसी प्रकार रेट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बाय टाइम, ठीक है। रेट निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। जैसे स्पीड को हम यहाँ रेट से डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस को कंसंट्रेशन से, टाइम को टाइम रहने दिए। चेंज इन कंसंट्रेशन, कितना तेज़ी से समय के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जितना तेज़ी से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, जितना तेज़ी से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, उतना ही तेज़ी से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जितना तेज़ी से गूथा हुआ आटा घटेगा, उतना ही तेज़ी से पकी हुई रोटियों की संख्या बढ़ेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, देखिए आटा अगर गूंथ के रखे हैं तो पकाना स्टार्ट करेंगे रोटी उससे, तो समय के साथ गूंथा हुआ आटा क्या होने लगेगा, डिसअपियर होने लगेगा, कम होने लगेगा, और समय के साथ रोटियों की संख्या क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, अदृश्य होने लगेगा, वैसे वैसे ही ये दिखाई देने लगेगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेट में, जब टाइम t इक्वल टू 0 है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस वक्त रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है मैक्सिमम और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है मिनिमम, 0। ओके, देखिए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को, R जहाँ पे क्या है रिएक्टेंट है, P क्या है प्रोडक्ट है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम रखते हैं इसको R को, तो इसको हम रिएक्टेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको ब्रैकेट के अंदर R नहीं बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, अगर ब्रैकेट के अंदर R लिखा है तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ब्रैकेट के अंदर P लिखा है तो बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कुछ भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर है तो उसको बोलेंगे उसका कंसंट्रेशन है। अगर DR बोलते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज कैसे निकालते हैं भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो रिएक्टेंट शुरू में था मान लीजिए 100, थोड़ी देर के बाद हो गया 40, घटा ना, रिएक्टेंट घटता है ना, तो 40 माइनस 100 तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। तो रिएक्टेंट क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, घटता है। उसी प्रकार प्रोडक्ट का अगर निकालेंगे चेंज, डीपी से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा से भी निकालते हैं। डी का इस्तेमाल कब करते हैं, जो स्मॉल डिफरेंस रहता है तब। चेंज इन टाइम, अगर छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे तो हम उसको, तो छोटा चेंज होगा भाई, 2 मिनट में कितना चेंज होगा, छोटा, लेकिन 2 घंटा में कितना चेंज होगा, ज़्यादा। तो लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे, और स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चेंज ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो P2 माइनस P1। तो P2 कितना था, पहले तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में 0 था, बाद में हो गया 40, मान लीजिए 50 हो गया, तो कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 0 करेंगे, 0 माइनस 50 नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कितना था, 0, धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ने लगा, मान लो 50 हो गया, तो क्या करेंगे, 50 माइनस 0 करेंगे ना, तो P2 माइनस P1, तो प्रोडक्ट का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो समय के साथ रिएक्टेंट का चेंज क्या आता है, समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो जब भी रिएक्टेंट का चेंज दिखाएंगे तो नेगेटिव दिखाएंगे, और प्रोडक्ट का चेंज दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव दिखाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन DR बाई dt। खाली R को अगर लिख देगा तो गलत हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसे लिखता है DR बाई dt, तो दुनिया का सबसे जाहिल इंसान है। इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं है, चेंज इन रेट बाई चेंज इन टाइम, ऐसा थोड़ा होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन रिएक्टेंट, आप रिएक्टेंट तो नहीं बदल रहे हैं ना, R का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट है। चेंज इन रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या समय के साथ रिएक्टेंट बदल जा रहा है, गूथा हुआ आटा मैदा हो जा रहा है नहीं ना हो रहा है।
तो रिएक्टेंट तो बदल नहीं रहा है, आटा से मैदा तो नहीं हो जा रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है। तो इसको ऐसे कोई लिखता है तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार चेंज इन प्रोडक्ट को लिखता है तो भी वो गलत हो जाएगा। चेंज इन प्रोडक्ट नहीं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? अगर कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अगर ये रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, जितना तेजी, इक्वल टू का साइन क्यों नहीं है? जितना तेजी से रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, माइनस क्यों लगाया समझ में आया? क्योंकि रिएक्टेंट समय के साथ क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या होगा? घटता है। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ज़्यादा रहता है और धीरे धीरे रिएक्टेंट समय के साथ कम होता है। तो कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन दिए है। और जितना तेज़ी से रिएक्टेंट घटेगा उतना ही तेज़ी से प्रोडक्ट बढ़ेगा, इसीलिए प्रोडक्ट बढ़ेगा इसलिए प्लस, रिएक्टेंट घटेगा इसलिए माइनस। ठीक है, चलिए ये सब बात समझ में आ गया। अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, मतलब अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कब बोलते हैं? जब टाइम इंटरवल लार्ज होता है, जब समय का, जैसे 15 मिनट का निकालना है, 20 मिनट का निकालना है, 25 मिनट का निकालना, ज़्यादा मिनट में अगर टाइम निकालना है तो हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे। और अगर बहुत कम टाइम के लिए सेकेंड्स में निकालना है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड का निकालना है, इंस्टेंटेनियस टाइम निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हम क्या रखेंगे? dr/dt रखेंगे। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रेट ऑफ रिएक्शन को इसको डी से अगर रिप्रेजेंट करेंगे उसको बोलेंगे इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब होता है क्षण, पल, एक छोटा टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं इंस्टेंट। तो अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो dr/dt करेंगे, dp/dt करेंगे। और अगर एवरेज ज़्यादा टाइम इंटरवल रहेगा तो क्या बोलेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दो तरह का रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है, एक इंस्टेंटेनियस कम टाइम इंटरवल के लिए और एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज थोड़ा बड़ा होता है इसलिए क्या रखेंगे? डेल्टा से। डेल्टा भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है और डी भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डेल्टा टी। टी क्या है यहाँ पे? टाइम है, स्मॉल टी टाइम, कैपिटल टी टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा पी बाई डी। जो चीज़ यहाँ था वही चीज़ यहाँ है, बस डी के जगह पे हमने क्या कर दिया? डेल्टा कर दिया। अगर डेल्टा टी चेंज इन टाइम अगर जीरो है, बहुत छोटा है, बहुत लगभग नियरली इक्वल टू जीरो है। चेंज इन टाइम क्या है? मतलब टाइम इंटरवल जो है बहुत थोड़ा है, तो हम लोग डेल्टा क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे? डी में बोलेंगे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? माइनस dr/dt इज इक्वल टू प्लस dp/dt। डेल्टा टी क्या दिखाता है? लार्ज टाइम इंटरवल। dt क्या दिखाता है? स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, कभी भी देखिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। कहाँ से निकला? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। या उसको क्या रख सकते हैं? किलोमीटर। क्या रख सकते हैं? आर। तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आर। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का मोल पर लीटर किसके लिए हुआ? कंसंट्रेशन के लिए। और सेकंड किसके लिए हुआ? टाइम के लिए। यहाँ पे आवर में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मिनट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्या चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे? सेकंड में टाइम को। तो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया और टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ग्राफ देखिए, समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? घटता है। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या रहता है? मैक्सिमम। तो ये कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है। तो यहाँ 0 है ये पॉइंट। यहाँ से ऊपर जाने पर कंसंट्रेशन क्या होता है? ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना आर, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर हो गया और ये टाइम हो गया। तो टाइम समय के साथ, समय तो लगातार बढ़ता जाएगा। तो समय के साथ स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट कौन होगा? प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये प्रोडक्ट का है। ये क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ है। स्टार्टिंग में टाइम t इक्वल टू 0 जब रहेगा, जब टाइम t इक्वल टू 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, उस वक्त प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऐसे। और समय से धीरे धीरे बढ़ रहा है। एकदम स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ रहा है रिएक्शन। कभी भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं बढ़ता है, बराबर रेट से नहीं बढ़ेगा। देखिएगा, अभी अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग में 100 है तो 100 से
80 कंसंट्रेशन घटने में अगर 2 मिनट का समय लगा है रिएक्टेंट का, ठीक है, तो फिर अगला 2 मिनट में फिर 60 नहीं हो जाएगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे उसके रिएक्शन का रेट भी घटता जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि समझिए बात को, मान लीजिए आपके पापा जी 5,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए, ठीक है। जिस दिन 5,000 रुपये आपके अकाउंट में जाएगा उसी दिन आप ATM से पैसा निकालेंगे और उसी दिन क्या करेंगे, रूम रेंट दे देंगे, कोचिंग का फीस दे देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए रूम रेंट आप 2,000 रुपये दे दिए, 1,000 रुपये मेस वाले को दे दिए, 2,000 कोचिंग फीस दे दिए, 1,000 कोचिंग फीस दी, 4,000 रुपये ख़त्म हो गया आपका। 1,000 आपके पास बचा है, उसको महीना भर चलाना है। देखिए जिस दिन पैसा 5,000 आपके पास था, 4,000 रुपये उसी दिन ख़त्म हो गया 2 दिन के अंदर। अब 1,000 जो बचा है वो 1,000 रुपये आप महीना भर किसी तरह खींच खींच के चला रहे हैं। तो क्या आप 5,000 रुपये को बराबर रेट से 30 दिन खर्चा किए? नहीं ना किए। तो जब पैसा ज़्यादा था तो खर्चा ज़्यादा किए, जब पैसा कम हो जाता है तो पैसा बचा बचा के खर्चा करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप पैसा को यूनिफॉर्म रेट से खर्च नहीं करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहता है कि यूनिफॉर्म लाइन कभी भी नहीं खींचेगा। ये नहीं कि कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं खींचना है। ये स्ट्रेट लाइन अगर कोई खींच देता है तो वो जाहिल है। वो ये दर्शाना चाह रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक यूनिफॉर्म रेट से घट रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटता जाएगा रिएक्शन का रेट यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड भी कम होती जाएगी। ज़्यादा मॉलिक्यूल रहेगा ज़्यादा तो उनके बीच में कॉलिजन भी ज़्यादा होगा, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता चला जाएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होने लगेगी वैसे वैसे उनके बीच में कॉलिजन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जब मॉलिक्यूलें नहीं है तो कॉलिजन किसके बीच में होगा? स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल ज़्यादा था, भीड़ था ज़्यादा, भैया मेला में भीड़ ज़्यादा रहेगा, धक्का मुक्की ज़्यादा होगा ना। लेकिन जैसे जैसे मेला का भीड़ कम होने लगेगा वैसे वैसे धक्का मुक्की क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो धक्का मुक्की होना जरूरी है। धक्का मुक्की जब तक नहीं होगा तब तक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या मैक्सिमम है। तो स्टार्टिंग में जिधर भी मॉलिक्यूल इधर उधर दौड़ता है तो कॉलिजन हो जाता है। तो क्या होता है वहाँ पे तो क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनता है। लेकिन जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम होने लगते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनने का स्पीड जो होता है वो कम होने लगता है। यानी जैसे जैसे रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल घटता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बनने का स्पीड भी घटता जाएगा। यानी आप ये नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म रेट से कभी भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ग्राफ को हम पैराबोलिक ऐसा रखे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घटता है। टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और धीरे 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 इसको ग्राफ को कभी इसमें टच नहीं कराइएगा। इसका मतलब टच कराने का मतलब हो गया कि टाइम t मतलब समय के साथ थोड़ी देर के बाद 100% रिएक्शन हो गया, 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। आप अगर कोलगेट खरीदते हैं, क्लोजअप खरीदते हैं, पेस्ट, तो क्या आप 100% पेस्ट से क्लोजअप निकाल देते हैं? हाँ, आपका बात हम नहीं करेंगे, आप कैंची काट के निकाल दीजिएगा, ब्रश घुसा के, तो अलग बात है। लेकिन लगभग नियम यही कहता है कि कभी भी, या फिर आप कोई हॉर्लिक्स है, च्यवनप्राश का डब्बा है, तो आप 100% च्यवनप्राश का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, 100% हॉर्लिक्स या सर्फ का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ क्या होता है उसमें चिपका ही रह जाता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि कभी भी रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। ये हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसीलिए ग्राफ को इसमें टच नहीं कराइएगा। इसमें टच कराने का मतलब है कि 100% रिएक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आटा गूँथेंगे, थोड़ा बहुत तो गमला में चिपका हुआ रहेगा ही ना, पतीला में जहाँ पे आप आटा गूँथे हैं, बर्तन में। उसी प्रकार प्रोडक्ट का समय के साथ बढ़ता है। तो ग्राफ को बच्चा ऐसे नहीं बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा, ग्राफ का ऐसे नहीं बनाएगा, ऐसे बनाएगा तो गलत हो जाएगा। इसको ऊपर से नीचे की ओर दिखाना, ठीक है। यानी समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट खूब तेज़ी से बनेगा लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट बनने का रेट घटने लगेगा। स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन खूब रहेगा, कॉलिजन खूब होगा, इसलिए ग्राफ ऊपर से नीचे आना है। मतलब प्रोडक्ट स्टार्टिंग में खूब जोर बनेगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते जाएगा प्रोडक्ट बनने का रेट भी घटने लगेगा। इसलिए ग्राफ शुड बी लाइक दिस। तो ये वाला ग्राफ सही है और ये वाला ग्राफ नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से नीचे आना है। बात समझ में आ रहा है? एक प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करना, रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अगर कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको दिया है, तो इस रिएक्शन का फॉर्मेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन में एक्सप्रेस करना है। अमोनिया का फॉर्मेशन है N2 गैस के फॉर्म में है, 3H2 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के हैं और इससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ
2 मोल ऑफ क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में क्या है कि तीनों का कोफिशिएंट बराबर नहीं है। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन गैस को रिएक्शन करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होती है, तब जाकर 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। सबको पहले आपको बराबर करना पड़ेगा। सबको बराबर करना मतलब सबको 1 करना पड़ेगा। देखो यह तो पहले से ही 1 है, ठीक है। यहाँ 3 है, तो 3 में से क्या कांड करें भाई, तो जो भी चीज़ यहाँ पे रहेगा उसको क्या लीजिएगा, 1 बाई कर दीजिएगा। ऊपर न्यूमरेटर सबका 1 रखिएगा, सबका यूनिफॉर्म रेट से बनाइएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या कर दीजिएगा, 1/2 कीजिएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो भी कॉफिशिएंट रहेगा सबको 1 मोल में कन्वर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे ये पहले से 1 मोल में है। अब देखिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होता है, घटता है। तो ये एक रिएक्टेंट है, इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस d/dt, और N2 को क्या रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। ये कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस समय के साथ घट रहा है। नाइट्रोजन एक रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन गैस एक रिएक्टेंट है, और नाइट्रोजन गैस का रिएक्टेंट होने की वजह से इसका कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगा, इसलिए माइनस। जितना तेज़ी से इसका कंसंट्रेशन घटेगा उतना, ये भी एक रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन गैस भी क्या है, एक रिएक्टेंट है। तो जितना तेज़ी से नाइट्रोजन गैस घटेगा उसका, ये 1 है तो ये भी, ये 1 है तो ये 3 है, तो बराबर तो नहीं ना घटेगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको हम 1 करके घटाएंगे, इसको भी 1 करेंगे। इसलिए क्या कर देंगे, जो भी कोफिशिएंट रहेगा 1 बाई कर देंगे। अगर यहाँ 1/1000 रहता तो 1/1000 कर देते हैं। चूँकि ये भी रिएक्टेंट है इसलिए इसमें भी क्या लगाएंगे, -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे प्लस है रिएक्टेंट रिएक्शन में, लेकिन हमने यहाँ प्लस नहीं दिया है, यहाँ इक्वल टू का साइन देना है। जितना भी जाएगा, यहाँ 10-15 वो रहता तो 10-15 के लिए भी सब में इक्वल टू का साइन लगाते जाते हैं। यहाँ पे इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये फर्स्ट है। सेकंड में क्या करना है, ये प्लस की जगह पे क्या रखना है, इक्वल टू का साइन रखना है, और -1 ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगेगा, 1/3 कर देना है, d/dt H2 कर देना है, इक्वल टू। अब ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है, तो प्लस लिखेंगे। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/2 d/dt, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रैकेट में NH3 कर देंगे। बस हो गया, ये हो गया 1 मार्क्स का आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, हर बार रिपीट करता है। ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा, बना के देखिएगा। प्रैक्टिस पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए मोल पर लीटर को हम लोग मोलैरिटी भी कहते हैं, इसलिए मोल पर लीटर की जगह कभी कभी आप कैपिटल M पर सेकंड भी रख सकते हैं। ठीक है, मोल पर लीटर की जगह पे, चूँकि मोलैरिटी होता है इसलिए मोल पर लीटर की जगह पे कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेकंड रख सकते हैं, यानी मोलैरिटी पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो गया। मोल पर लीटर पर सेकंड भी हो सकता है या मोलैरिटी पर सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, अब एक रिएक्शन दिया है, ये भी एक न्यूमेरिकल है, ये 2 मार्क्स न्यूमेरिकल है। फॉर द रिएक्शन, बहुत अच्छा CBSE का क्वेश्चन है। एक रिएक्शन दिया है 2N2O5 टेंड्स टू 4NO2 + O2। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, यानी NO2 का फॉर्मेशन ये कितना तेज़ी से बन रहा है, ये प्रोडक्ट है तो बनेगा, तो ये कितना तेज़ी से बन रहा है, तो 2.8 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड के स्पीड से बन रहा है। तो बताइए कि ये N2O5 किस रेट से घट रहा है। जब ये इस रेट से बन रहा है, NO2 इस रेट से बन रहा है, तो बताइए कि ये किस रेट से घट रहा है। आप सोचेंगे, जिस आप बताएं सर जितना तेज़ी से रिएक्टेंट घटता है उतना ही तेज़ी से प्रोडक्ट बनता है, तो जितना तेज़ी से ये बन रहा है उतना तेज़ी से ये घट रहा होगा। बिल्कुल 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 सही बात है बेटे। लेकिन यहाँ पे क्या, ये 4 मोल बन रहा है, ये 2 मोल टूटता है तो ये 4 मोल बनता है। इसका मतलब जितना ये टूटता है उसका दोगुना बनता है। इसका मतलब अगर ये इतना बना है तो इसका आधा नहीं घटा होगा। ये 2 मोल है तो ये 4 मोल बन रहा है। तो जब ये 4 मोल बना है इस स्पीड से, तो ये घटा किसका होगा, इसका आधा स्पीड से घटा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.4 × 10⁻³ देखिए इसका आंसर। अब सवाल इसको बनाएंगे कैसे, ये तो कॉमन सेंस देख करके हम 1 मार्क्स बना दी मैं अपने हिसाब से, लेकिन तुम इतना दिमाग तुम तो लगा नहीं पाओगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है इसको देखो, सिंपल। इसको बोर्ड में कैसे बनाएंगे, कॉम्पिटिटिव सेक्शन में तो देख के मार दिए, लेकिन बोर्ड में कैसे बनाएंगे उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ये रिएक्शन का जो भी बताए थे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट ये 2 है तो 1/2 कर देंगे, ये 4 है तो 1/4 कर देंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, तो -1/2 d/dt N2O5 का कंसंट्रेशन इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, 4 को क्या कर देंगे 1/4, ये प्रोडक्ट है इसलिए क्या कर देंगे प्लस d/dt NO2 प्लस इक्वल टू का साइन देंगे, फिर से प्लस की जगह इक्वल टू का साइन देना है। ये भी प्रोडक्ट है, इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो क्या करेंगे d/dt O2 कर देंगे। अब देखिए, अब हमको इसका वैल्यू दिया हुआ है,
इसका वैल्यू दिया है ना, बनने का रेट दिया हुआ है ना जी, इसका NO2 का बनने का रेट दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू हमको पता है और हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और इसका वैल्यू पता है। तो क्या करेंगे, इसको निकालना है तो यहाँ क्या कर देंगे, ये देखिए इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, d ऑफ NO2/dt हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसके जगह पे क्या कर देंगे, इसके जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इसको इक्वेशन 1 बोल दिए हैं। अब देखिए इस इक्वेशन से क्या करेंगे, ये वाला 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर क्या चीज़ में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d ऑफ dt d/dt एंड 2/5 को dt एंड 5 रहने दो, माइनस रहने दो। 2 यहाँ पे जो डिवाइड में यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/4 हो गया d/dt NO2। अब इसका वैल्यू तुमको पता है ना, इसका वैल्यू पता है ना, इसका वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू पुट करो 2.8। अब देखो 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हो गया। ये 4 तो नीचे था ही, 2 कहाँ से आया, तो यहाँ वाला 2 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो 1/2 और इसका वैल्यू कितना दिया, 2.8 × 10⁻³ तो भाई 28 को भाग देंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। तो 2.8 क्या हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, ×10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। एक टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो इसको दोबारा सुनिएगा, समझ में आएगा, ठीक है।